हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 14 की दूसरी हेडिंग धातुओं, चालकों और अर्धचालकों के वर्गीकरण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने धातु, चालक, अर्धचालक को चालकता के आधार पर वर्गीकृत किया था। अब हम लोग समझेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर धातु, चालक और अर्धचालक के वर्गीकरण के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। बोर परमाणु मॉडल के अनुसार, ध्यान समझिएगा, बोर का परमाणु मॉडल आप पढ़े हैं। बोर परमाणु मॉडल में क्या कहा गया है? तो बोर परमाणु मॉडल के अनुसार किसी वियुक्त परमाणु में, ठीक है, किसी आइसोलेटेड एटम में, वियुक्त परमाणु में उसके किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी वियुक्त परमाणु में उसके किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण कक्षा पर निर्भर करती है। बोर परमाणु मॉडल में बताया गया है कि किसी वियुक्त परमाणु में उसके किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वह इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण कक्षा पर निर्भर करती है। वह इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम रहा है, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, वह उसके परिभ्रमण कक्षा पर निर्भर करती है उसकी ऊर्जा। यह कंडीशन कब होगा? जब वह आइसोलेटेड एटम होगा, उस एटम पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं होगा। उस कंडीशन में उसकी ऊर्जा जो है उसके परिभ्रमण कक्षा पर निर्भर करती है। तो किसी वियुक्त परमाणु में उसके किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है उस इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण कक्षा पर निर्भर करती है। लेकिन परंतु जब परमाणु एक दूसरे के निकट आकर कोई ठोस बना लेते हैं, ठीक है, जब परमाणु एकदम नज़दीक हो जाते हैं, उनके बीच की दूरी बहुत कम रहती है, तो उसी संरचना को ठोस कहा जाता है। तो जब परमाणु एक दूसरे के निकट आकर कोई ठोस बना लेते हैं तो वे एक दूसरे के अत्यधिक निकट हो जाते हैं। परमाणु एक दूसरे के अत्यधिक निकट हो जाते हैं। अतः निकटवर्ती, निकटस्थ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की बाह्य कक्षाएं जो हैं वह अत्यधिक पास पास आ जाती हैं। जब परमाणु एक दूसरे के नज़दीक हो जाएंगे और ठोस बनाएंगे तो जो निकटवर्ती परमाणु के इलेक्ट्रॉन की बाह्य कक्षाएं जो होती हैं वह अत्यधिक पास पास आ जाती हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे को ढक लेती हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे को क्या करती हैं? बाह्य कक्षाएं ढक लेती हैं, कवर कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की गति की प्रकृति किसी वियुक्त परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति से अत्यधिक भिन्न हो जाती है। अकेला परमाणु है, वह अपने ऑर्बिट में, अपने कक्षा में घूम रहा है, लेकिन जब परमाणु आपस में जुड़कर नज़दीक नज़दीक आकर ठोस की संरचना बना लेते हैं, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की गति की प्रकृति जो है वह किसी वियुक्त परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति से अत्यधिक भिन्न हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब एक दूसरे की कक्षाओं पर एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के कारण प्रभाव पड़ने लगता है, उनका नेचर बदल जाता है। किसी क्रिस्टल के भीतर, ठीक है, किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी अद्वितीय स्थिति होती है। बोर मॉडल में बताया गया है कि किसी क्रिस्टल के भीतर जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक पोजीशन होती है, एक अपना यूनिक पोजीशन होता है, अद्वितीय स्थिति होती है। तथा किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर आवेशों का पैटर्न
यथार्थ रूप से एक जैसा नहीं होता है। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर आवेशों का पैटर्न जो है वह एग्जैक्ट, यथार्थ, सही सही एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यही कारण है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर अलग अलग होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर आवेशों का पैटर्न जो है एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो किसी क्रिस्टल के भीतर जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक अद्वितीय स्थिति होती है, एक यूनिक पोजीशन होती है, तथा किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर आवेशों का पैटर्न यथार्थ रूप से एक जैसा नहीं होता है। यही कारण है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर भिन्न होते हैं। ये भिन्न ऊर्जा स्तर जिनमें ऊर्जा का संगत परिवर्तन होता रहता है, ये जो भिन्न ऊर्जा स्तर हैं, अलग अलग मान के ऊर्जा स्तर जो हैं, इनमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता रहता है और ये ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। ये क्या बनाते हैं? ऊर्जा बैंड बनाते हैं। ये भिन्न ऊर्जा स्तर जिनमें ऊर्जा का सतत लगातार परिवर्तन होता रहता है, ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। वह ऊर्जा स्तर जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के स्तर समाविष्ट हैं, वह ऊर्जा स्तर जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वह ऊर्जा स्तर जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर समविष्ट हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर शामिल हैं, संयोजकता बैंड कहलाता है, बैलेंस बॉन्ड कहलाता है। संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड कहते हैं, कंडक्शन बॉन्ड कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं किसी क्रिस्टल के भीतर जो है, किसी क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक पोजीशन होती है, एक अद्वितीय स्थिति होती है, और किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर कि आवेशों का पैटर्न एग्जैक्ट रूप से, यथार्थ रूप से एक जैसा नहीं होता है, और यही कारण है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर भिन्न होते हैं। ठीक है, और ये भिन्न ऊर्जा स्तर जिनमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता रहता है, ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। ये भिन्न ऊर्जा स्तर जिनमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता रहता है, ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। वह ऊर्जा स्तर जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर समाविष्ट है, संयोजकता बैंड कहलाता है। वह ऊर्जा स्तर जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर शामिल हैं, समाविष्ट हैं, संयोजकता बैंड कहलाता है। और संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहा जाता है। ठीक है, बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में रहते हैं। बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के, बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो हैं, सभी बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? संयोजकता बैंड में रहते हैं। बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में रहते हैं। यदि चालन बैंड में निम्नतम स्तर, यदि चालन बैंड में निम्नतम स्तर चालन बैंड के उच्चतर स्तर से भी नीचे है, यदि चालन बैंड में निम्नतर स्तर चालन बैंड के उच्चतम स्तर से भी नीचे है, तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में गमन कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि जो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन हैं वे चालन बैंड में आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी से गमन कर सकते हैं, लेकिन कब? जब चालन बैंड में निम्नतम स्तर जो है चालन बैंड के उच्चतम स्तर से भी नीचे हो। चालन बैंड में निम्नतर स्तर जो है, लोवेस्ट पोजीशन जो है चालन बैंड में, वह चालन बैंड के उच्चतम स्तर से भी नीचे हो। उस कंडीशन में संयुक्ता बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में गमन कर सकते हैं। सामान्यतः चालन बैंड रिक्त होता है। नॉर्मल रूप से जो चालन बैंड होता है वो क्या होता है? रिक्त होता है, खाली होता है। लेकिन परंतु जब यह बैंड संयुक्ता बैंड को अतिव्यापित करता है, चालन बैंड जब संयुक्ता बैंड को क्या करता हो? ओवरलैप करता हो, अतिव्यापित करता हो, तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता पूर्वक इसके भीतर जा सकते हैं। ठीक है। तो जब चालन बैंड संयुक्ता बैंड को ढकेगा तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता पूर्वक इसके भीतर चले जाते हैं। ऐसा धात्विक चालकों में होता है। यह घटना क्या होती है? धात्विक चालकों में होता है, जिसमें संयुक्ता बैंड चालन बैंड से अतिव्यापित होकर जो संयुक्ता बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे चालन बैंड में आसानी से मूव करते हैं। और यह कहाँ होगा? धात्विक चालक में ऐसा होता है। यह घटना किस में होती है? धात्विक चालक में। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के सभी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? संयुक्ता बैंड में रहते हैं। और यदि चालन बैंड में निम्नतम स्तर चालन बैंड के उच्चतम स्तर से भी नीचे है, ठीक है, यदि चालन बैंड में निम्नतम स्तर जो है चालन बैंड के उच्चतम स्तर से भी नीचे हैं, तो संयुक्ता बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में गमन कर सकते हैं। सामान्यतः चालन बैंड रिक्त होता है, परंतु जब यह बैंड संयुक्ता बैंड को अतिव्यापित करती है तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता पूर्वक इसके भीतर जा सकते हैं। और ऐसा धात्विक चालक में होता है। ठीक है। अब जो है यदि चालन बैंड तथा संयुक्ता बैंड के बीच कोई गैप हो, कोई रिक्ति हो, तो संयुक्ता बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन परिबद्ध होते हैं। संयुक्ता बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? परिबद्ध होते हैं, जुड़े होते हैं। तथा चालन बैंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है। तो यदि चालन बैंड और संयुक्ता बैंड के बीच कोई अंतराल है, कोई गैपिंग है, कोई रिक्ति है, तो उस कंडीशन में संयुक्ता बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, परिबद्ध होते हैं, और चालन बैंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक है। ऐसे पदार्थ विद्युत रोधी बना देता है। ठीक है। यह जो कैरेक्टर देख रहे हैं, लक्षण देख रहे हैं, यह पदार्थ को विद्युत रोधी बना देगा, जिसमें चालन बैंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं उपलब्ध होगा, जिसके कारण पदार्थ जो है विद्युत रोधी बन जाता है। परंतु संयुक्ता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं, संयुक्ता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके, संयुक्ता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके संयुक्ता बैंड तथा चालन बैंड के बीच की रिक्ति को पार कर सकते हैं। संयुक्ता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके संयुक्ता बैंड और चालन बैंड के बीच के गैप को पार कर सकते हैं। ठीक है। तब ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। पार करके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं? चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तथा संयुक्ता बैंड में रिक्त ऊर्जा स्तर उत्पन्न कर देते हैं। जब चालन बैंड में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो संयुक्ता बैंड में उनका खाली जगह हो जाएगा।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तो संयुक्ता बैंड में रिक्त ऊर्जा स्तर उत्पन्न कर देते हैं, रिक्त ऊर्जा स्तर उत्पन्न कर देते हैं, जिनमें अन्य इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इस निम्न जो रिक्त ऊर्जा स्तर है इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया जो है चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों तथा संयुक्ता बैंड में रिक्तिका होने के कारण चालन की संभावना उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, इसमें जो है चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन तथा संयुक्ता बैंड में रिक्तिका जो है चालन की संभावना को उत्पन्न करती है। तो संयुक्ता बैंड में होल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे चालन की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। अब जो है आइए इसको समझते हैं ध्यान से, कैसे होता है यह सब। आइए अब हम यह विचार करें कि कैपिटल N परमाणु वाले सिलिकॉन, सिलिकॉन का केवल एक परमाणु नहीं है, कैपिटल N परमाणु है। तो कैपिटल N परमाणुओं वाले सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम क्रिस्टल के प्रकरण में क्या होता है? कैपिटल N परमाणुओं वाले सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम क्रिस्टल के प्रकरण में क्या होता है? तो पहले हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करें। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सिलिकॉन में बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा होती है। सिलिकॉन की जो बाहरी कक्षा होती है वो n बराबर 3 होती है। सिलिकॉन में बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा होती है, जबकि जर्मेनियम में बाह्यतम कक्षा चौथी कक्षा होती है, n बराबर 4 होता है। ठीक है, इनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, इनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s और 2p इलेक्ट्रॉन। अतः इस क्रिस्टल में बाह्य इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 4n हुई। बाह्य इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 4n हो जाएगी। n परमाणु हैं टोटल, और बाहर जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो टुकड़े में क्रिस्टल में बाह्य इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो होगी वह 4n होगी। किसी बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। किसी बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, 2s और 6p इलेक्ट्रॉन। अतः 4n संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों के लिए 4n संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों के लिए उपलब्ध ऊर्जा स्तर जो होगा 8n होगा। 4n संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों के लिए उपलब्ध ऊर्जा स्तर 8n होगा। ठीक है, ये 8n विविक्त ऊर्जा स्तर या कोई सतत बैंड बना सकते हैं। ये जो 8n हैं ये अपना विविक्त ऊर्जा स्तर या कोई सतत बैंड बना सकते हैं, अथवा इनका भिन्न बैंडों में समूहन हो सकता है। इनका अलग अलग बैंडों में समूहन हो सकता है, जो क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच की दूरियों पर निर्भर करता है। जो क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि n परमाणु वाले, कितने परमाणु हैं? n परमाणु वाले सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल के प्रकरण में क्या होता है? तो आपने देखा कि सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा जो है तीसरी कक्षा है, n बराबर 3 होता है, जबकि जर्मेनियम की बाहरी कक्षा चौथी कक्षा होती है, n बराबर 4 होता है। इनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए क्रिस्टल में बाह्य इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 4n होती है।
किसी बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, अतः 4 n संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों के लिए उपलब्ध ऊर्जा स्तर कितने हैं? 8 n हैं। 4 n संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों के लिए उपलब्ध ऊर्जा स्तर 8 n है, और ये 8 n जो हैं वे विविक्त ऊर्जा स्तर या कोई सतत बैंड बना सकते हैं, अथवा इनका भिन्न बैंडों में समूहन हो सकता है, जो क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच दूरियों पर निर्भर करता है। जो क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच की दूरियों पर निर्भर करता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के क्रिस्टल जालकों में परमाणुओं के बीच की दूरियां जो हैं 8 n ऊर्जा स्तर बैंड 2 भागों में टूट जाता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के जालकों में, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के क्रिस्टल जालकों में परमाणुओं के बीच की दूरियों पर, परमाणुओं के बीच की दूरियों पर 8 n ऊर्जा स्तर, ठीक है, 8 n स्तरों का ऊर्जा जो है वो बैंड के 2 भागों में टूट जाता है, और इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है Eg से अलग होता है, पृथक्कृत होता है। तो आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में, सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के बीच की दूरियों पर, परमाणुओं के बीच की दूरियों पर इन 8 n ऊर्जा स्तर के बैंड 2 भागों में टूट जाते हैं, और इनके बीच में ऊर्जा अंतराल Eg होता है। Eg के द्वारा इनको अलग किया जाता है। आगे देखें, तापक्रम परम शून्य पर, तापक्रम के परम शून्य पर 4 n संयुक्ता इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः घिरा निम्न बैंड संयुक्ता बैंड होता है। परम ताप, ठीक है, तापक्रम के परम शून्य पर, तापक्रम के परम शून्य पर 4 n संयुक्ता वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 4 n संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः घिरा हुआ निम्न बैंड संयुक्ता बैंड होता है। अन्य बैंड जिनमें 4 n ऊर्जा स्तर होते हैं उन्हें चालन बैंड कहा जाता है। जो निम्न बैंड होगा वो संयुक्ता बैंड होगा, उसके अलावा जो 4 n ऊर्जा स्तर होते हैं उन्हें चालन बैंड कहते हैं, और यह परम शून्य पर पूर्णतः खाली होता है, परम शून्य पर पूर्णतः रिक्त होता है। ठीक है, तो तापक्रम के परम शून्य पर 4 n संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः घिरा निम्न बैंड संयुक्ता बैंड होता है। 4 n संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः घिरा निम्न बैंड जो होता है वह संयुक्ता बैंड होता है, जबकि अन्य बैंड जिनमें 4 n ऊर्जा स्तर होते हैं उन्हें चालन बैंड कहते हैं, तथा यह परम शून्य पर पूर्णतः खाली होता है, पूर्णतः रिक्त होता है। ठीक है, अब इन बातों को जो है एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक पहला फिगर दिया गया है, चित्र 4.14.1, देखें ध्यान से। इसमें चालन बैंड में निम्नतम ऊर्जा स्तर को Ec से प्रकट किया गया है। देखें, यह रिक्त है, 4 n अवस्था है, 4 n अवस्था है, यह खाली बैंड है और यह भरी हुई बैंड है। जो खाली बैंड है उसको Ec से प्रकट किया गया है, और जो भरा हुआ बैंड है उसकी ऊर्जा को Ev से प्रकट किया गया है, और इनके बीच में जो अंतर है उसको E गैप Eg से प्रदर्शित किया गया है। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि चालन बैंड में, इसमें चालन बैंड में निम्नतम ऊर्जा स्तर को Ec के रूप में, चालन बैंड में निम्नतम ऊर्जा स्तर को Ec के रूप में तथा संयुक्ता बैंड में उच्चतम ऊर्जा स्तर को Ev के रूप में दर्शाया गया है।
ईसी के ऊपर तथा ईवी के नीचे इसमें एक दूसरे के अत्यधिक निकट बहुत से ऊर्जा स्तर दर्शाए गए हैं। ईसी के ऊपर ये सब ऊर्जा स्तर दर्शाए गए हैं डॉटेड लाइन से, और ईवी के नीचे बहुत सारे ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित किया गया है। तो चित्र 14.1 में आप देख रहे हैं कि इसमें चालन बैंड में निम्नतम ऊर्जा स्तर को ईसी के रूप में और संयुक्ता बैंड में उच्चतम ऊर्जा स्तर को ईवी के रूप में दर्शाया गया है। तो जो निम्नतम ऊर्जा स्तर ईसी है वह चालन बैंड का हिस्सा है, जबकि संयुक्ता बैंड जो है वह उच्चतम ऊर्जा स्तर ईवी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, ईसी के ऊपर और ईवी के नीचे इनमें से एक दूसरे के अत्यधिक निकट बहुत से ऊर्जा स्तर को दर्शाया गया है, जैसा फिगर में देख रहे हैं आप। संयुक्ता बैंड के शीर्ष तथा चालन बैंड के तली के बीच अंतराल को ऊर्जा बैंड अंतराल कहते हैं, ईजी कहते हैं। संयुक्ता बैंड जो है ईवी और जो चालन बैंड है ईसी, इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा बैंड अंतराल आ रहा है इसको ऊर्जा अंतराल ईजी कहा जाता है। ठीक है, तो संयुक्ता बैंड के शीर्ष ईवी का शीर्ष और चालन बैंड के तली, चालन बैंड ईसी का निचला हिस्सा मतलब तली के बीच के अंतराल को ऊर्जा बैंड अंतराल अथवा ऊर्जा अंतराल ईजी कहा जाता है। और यह अंतराल जो है पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ईजी का मान कितना होगा, एनर्जी गैप कितना होगा, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह अधिक, कम अथवा शून्य हो सकता है। ईजी का मान जो है अधिक, कम अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है, अब जो है हम लोग विभिन्न स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। यह जो आप फिगर देख रहे थे, यह 0 केल्विन पर किसी अर्धचालक में ऊर्जा बैंड की स्थितियां दिखाई गई हैं, जिनमें ऊपरी बैंड जिसको चालन बैंड कहते हैं में अनंततः विशाल संख्या में अत्यधिक निकट ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, जैसा ऊपर देख रहे हैं खींचा गया है। निचला बैंड जिसे संयुक्ता बैंड कहते हैं ईवी में अत्यधिक निकट पूर्णतः भरी ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, जैसा आप देख रहे हैं। अब कुछ केस को समझते हैं। प्रकरण 1, 2, 3 देखें ध्यान से। चित्र में फिगर देखें। यह पहला जो फिगर आप देख रहे हैं फर्स्ट, ठीक है, यह ए है, फर्स्ट सेकंड ए का फिगर है, और यह बी है और यह सी है। ए वाले में देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊर्जाओं को दिखाया गया है। चालन ऊर्जा ईसी और संयुक्ता ऊर्जा ईवी। तो यह चालन बैंड है और यह संयुक्ता बैंड है, और इनके बीच में आप गैप देख रहे हैं बहुत कम है। दूसरे वाले फिगर में देखें, इसमें जो है संयुक्ता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, अति व्यापित हैं। यहाँ पे एनर्जी गैप जो है एकदम 0 है। ईजी का मान एकदम क्या है, 0 है, अर्थात यह अति व्याप्त चालन बैंड है। संयुक्ता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर हैं, अर्थात अति व्याप्त चालन बैंड। तो पहला जो फिगर आप देख रहे हैं ए में, चित्र ए में, यह एक धातु की स्थिति को बताता है। यह क्या बताता है? चित्र ए एक धातु की स्थिति को बता रहा है, जिसमें चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ है। चालन बैंड जो है वह आंशिक रूप से भरा है तथा संयुक्ता बैंड आंशिक रूप से खाली है।
चालन बैंड आंशिक रूप से भरा है और संयुक्ता बैंड भी आंशिक रूप से खाली है। या फिर चालन बैंड संयुक्ता बैंड पर अतिव्याप्त है। चालन बैंड संयुक्ता बैंड पर क्या है? अतिव्याप्त है, ओवरलैप है। और जब अतिव्यापन होता है तो संयुक्ता बैंड से इलेक्ट्रॉन सरलता से चालन बैंड में जा सकते हैं। संयुक्ता बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में जा सकते हैं और यह स्थिति विद्युत चालन के लिए अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवा देती है। यह स्थिति जो है वह विद्युत चालन के लिए अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन को उपलब्ध करा देती है। और जब संयुक्ता बैंड आंशिक रूप से रिक्त होता है, जब संयुक्ता बैंड आंशिक रूप से रिक्त होता है तो इलेक्ट्रॉन इसके निम्न स्तर से उच्च स्तर तक गति करके विद्युत चालन को संभव बना देते हैं। ठीक है, जब गैप जो है बहुत कम होगा, जब संयुक्ता बैंड आंशिक रूप से रिक्त होगा, आंशिक रूप से खाली होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वे निम्न स्तर से उच्च स्तर तक गति करके विद्युत चालन को संभव बना देते हैं। इसलिए इस प्रकार के पदार्थ का प्रतिरोध कम और चालकता अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थों का प्रतिरोध कम होता है और अथवा फिर चालकता जो है उच्च होती है। ठीक है, यह किसकी स्थिति है? धातु की स्थिति है। यह स्थिति किसके लिए है? मेटल के लिए है। ठीक है, अब आते हैं बी पर। बी वाले फिगर में देखें, पहला फिगर आप देख रहे हैं यह, जिसमें संयुक्ता बैंड और रिक्त चालन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। ठीक है, तो यह किसको बताता है? विद्युत रोधी को बता रहा है। इंसुलेटर के बारे में यह फिगर बता रहा है बैंड सिद्धांत के अनुसार, जिसमें संयुक्ता बैंड और रिक्त चालन बैंड के बीच में गैपिंग जो है, एनर्जी अंतराल जो है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। यह सी वाला फिगर देखें, यह अर्धचालक के ऊर्जा बैंड के बीच अंतर को बता रहा है। अर्धचालक के ऊर्जा बैंड के बीच के अंतर को बता रहा है। यहाँ पर जो संयुक्ता बैंड है और चालन बैंड है, इनके बीच की गैपिंग जो है काफ़ी कम है। इलेक्ट्रॉन गैपिंग जो है, एनर्जी गैपिंग जो है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। एनर्जी गैप जो है वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, जबकि विद्युत रोधी में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ा जाए। तो पहला जो फिगर आपने देखा था वो प्रकरण 1 था, जिसमें आपने देखा कि यह जो स्थिति है वह धातु के लिए है, जिसमें चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है और संयुक्ता बैंड आंशिक रूप से रिक्त होता है। चालन बैंड तथा संयुक्ता बैंड अतिव्याप्त होते हैं। जब अतिव्याप्त होते हैं तो संयुक्ता बैंड से इलेक्ट्रॉन सरलता से चालन बैंड में जा सकते हैं और यह स्थिति जो है विद्युत चालन के लिए अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा देती है। और जब संयुक्ता बैंड आंशिक रूप से रिक्त होता है तो इलेक्ट्रॉन इसके निम्न स्तर से उच्च स्तर तक गति करके विद्युत चालन को संभव बना देते हैं। इसलिए जो है इस प्रकार के पदार्थों का प्रतिरोध कम अथवा चालकता उच्च होती है। ठीक है, तो यह किसके लिए है? धातु के लिए है। अब जो दूसरा प्रकरण आपने पढ़ा, ठीक है, अधातु प्रतिरोधक के लिए जो कि विद्युत रोधी होते हैं, इंसुलेटर। इस प्रकरण में जैसा आप फिगर देखें इंसुलेटर का, इस स्थिति में बैंड अंतराल Eg जो है अधिक होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस स्थिति में बैंड अंतराल Eg अधिक होता है, Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। चालन बैंड जो Ec है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है
अतः कोई विद्युत चालन संभव नहीं होता है। किसमें? विद्युत रोधी में। ध्यान देने की बात यह है कि ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है, एनर्जी गैप इतना अधिक होता है कि किसी भी तापीय उत्तेजन से इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से चालन बैंड की ओर उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। यह विद्युत रोधी पदार्थ का उदाहरण है। तीसरा जो केस है, प्रकरण है, उसमें आपने देखा कि इसमें एक परिमित परंतु लघु बैंड अंतराल है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Eg जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें एक परिमित परंतु लघु बैंड अंतराल है, Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लघु बैंड अंतराल होने के कारण जो है कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं संयुक्ता बैंड में इतनी ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं कि ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो अर्धचालक का कंडीशन है उसमें एक परिमित परंतु लघु बैंड अंतराल Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लघु बैंड अंतराल होने के कारण कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं संयुक्ता बैंड में इतनी ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं कि ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में पहुंच सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं चालन बैंड में गति कर सकते हैं, इनकी संख्या कम होती है। अतः अर्धचालकों का प्रतिरोध जो है उतना अधिक नहीं होता है जितना विद्युत रोधी पदार्थ का होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध उतना अधिक नहीं होता है जितना विद्युत रोधी पदार्थ का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि धातु चालक अर्धचालक का व्यापक वर्गीकरण आपने पढ़ा। इसके बाद जो है आपको अर्धचालकों में चालन की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा कि अर्धचालकों में सेमीकंडक्टर में चालन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको हम लोग समझा जाएगा। अभी तक आप पढ़ रहे थे बैंड सिद्धांत के बारे में, जिसमें आपने देखा कि जो धातु होते हैं उनमें एनर्जी गैप जो है काफ़ी कम होता है या फिर ओवरलैप होता है, ओवरलैप होता है। विद्युत रोधी में Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में नहीं जा सकता है, चाहे कितना भी गर्म करें। अर्धचालक में यह एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफ़ी कम होता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं आसानी से संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको अर्धचालक के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका ऊर्जा बैंड के आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण के बारे में। थैंक यू।